सो हाय एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे और ये हमारा बहुत ही ऑसम एंड ब्यूटीफुल सा प्लेटफॉर्म बायोलॉजी केक वॉक। तो आज का जो हमारा पहला चैप्टर है विच इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो मेरा चैप्टर रहेगा आज का, उसमें मैं पूरा का पूरा चैप्टर कवर नहीं करने वाला हूँ। इसमें वो चीज़ें कवर करूँगा जो कि PYQs के अंदर सबसे ज़्यादा पूछी जा चुकी हैं, उन टॉपिक्स को करूँगा। ईजिली इन चीज़ों को करके जाते हैं, अगर आराम से आप 85 से 90 मार्क्स बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट कर देते हैं टाइम को बर्बाद ना करते हुए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो बेसिकली सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ समझना ज़रूरी है विच इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो मैं आपके लिए एक रफली स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ये देखो इस तरीके से, ठीक है। और ये हमारा जो फूला हुआ पार्ट होता है इसे हम थैलमस कहते हैं, ठीक है। दिस इज़ पेडिसिल, ओके। और यहाँ पर हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है इस तरीके से रफली, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको हम कार्पेल कहते हैं। क्या कहते हैं? फैमिलियर हो जाओगे स्ट्रक्चर से, एक बार रफली स्ट्रक्चर में बना दूंगा। दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको हम क्या कहते हैं? स्टेमन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेमन। कार्पेल कह दो या पिस्टिल कह दो। और यहाँ पर दो स्ट्रक्चर्स और होते हैं, दिस इज सेपल, क्या, एंड दिस इज पेटल। तो जो सेपल होता है वो हमारा हरे कलर की पत्ती होती है, जैसे आपने गुलाब का फूल देखा होगा, उसमें एक तो होता है रेड कलर का पत्ती, ठीक है। जो कलर्ड पार्ट होता है दैट इज पेटल, यानी कि रेड कलर की जो पत्ती होती है, लेकिन उसके नीचे हरे कलर की एक पत्ती लगी होती है। NCERT दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हरे कलर की जो पत्ती होती है, ठीक है, ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, खड़ा खड़ा जैसे ऐसे करके अगर गुलाब लिया तो उसे ऐसे करके काटा गया सीधा बिल्कुल। तो ये हमारा सेपल जो है ग्रीन वाली पत्ती होती, और ये पेटल आप देख सकते हैं फ्लावर के अंदर जो कलर्ड वाली पत्ती होती है, ठीक। गुलाब के अंदर रेड कलर मान लो आप, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पर क्या दे रखा है, ये बीच में सबसे यहाँ पर दे रखा है कार्पेल या फिर पिस्टिल हमारा, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दे रखा है, उसके पार्ट्स को मेंशन करा, और ये हमारा ऐसे करके लंबे लंबे यहाँ पर ऐसे आपको दिखते होंगे फिलामेंट लगा हुआ है जिनके अंदर, ठीक। ये हमारे क्या हैं? ये हमारे स्टेमन, उनके पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। अभी जब मैं आपको यहाँ पर चीज़ें बताऊँगा या फिर पढ़ाऊँगा, इंडिविजुअली चीज़ों को पढ़ाऊँगा, उनकी डिटेल एक एक चीज़ बताऊँगा आपको, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा क्या होता है, इस तरीके से जो एंथर गया हुआ है, एंथर को मैं आपको बना के दिखा दूँ, चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। तो जो ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसको हम स्टेमन कहते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं। एक तो आपको एंथर पढ़ना होगा, एंथर के अंदर हर तरीके से गैमेटोजेनेसिस होती है, और हमारा क्या है, पॉलन ग्रेन तैयार होता है। पॉलन ग्रेन क्या होता है? मेल गैमेटोफाइट, जिसके अंदर हमारा मेल गैमेट प्रेजेंट होता है, और ये हमारा फिलामेंट होता है। क्या होता है? फिलामेंट होता है। यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि हमारा क्या होता है, स्टेमन के अंदर दो पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अगर हम बात करें, यहाँ पर मेनली आपको पढ़ने को मिलेगा दिस इज स्टिग्मा, ठीक है। फिर एक होलो ऐसे ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज स्टाइल, एंड दिस इज ओवरी। ओवरी के अंदर बहुत सी चीज़ें, फॉर एग्जांपल हमारा ओव्यूल मिलेगा। क्या मिलेगा? ओव्यूल मिलने वाला है। ओव्यूल के ऊपर हर साल क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको चीज़ों को फैमिलियर बना दिया। अब हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर कोई ज़्यादा कठिन स्ट्रक्चर नहीं है, इसको आप देख सकते हैं। ये हमारा पेडिसिल है, ऐसे करके डंडी गई है, और ये फूला सा पार्ट हमारा थैलेमस है। सेपल होता है जो हमारा ग्रीन जो पत्ती होती है, और पेटल हमारा कलर्ड होता है। फॉर एग्जांपल अगर गुलाब का एग्जांपल लो, यहाँ पर रेड हो जाएगा। और यहाँ पर मेरा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको हम स्टेमन कहते हैं, ऊपर एंथर है और नीचे फिलामेंट है, ओके। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें, स्टिग्मा, और नीचे हमारा स्टाइल, ठीक है। स्टिग्मा स्टाइल जो कि कार्पेल का पार्ट है हमारा यहाँ पर, ये अंदर यहाँ पर हमें ओव्यूल दिखाया गया है। तो ये स्टार्ट कर देते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। सबसे पहले जिसको हम स्टेमन के नाम से जानते हैं, उसके दो पार्ट होते हैं, मैंने आपको बताया। एक तो एंथर होता है और दूसरा फिलामेंट होता है, ठीक है। लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक, लॉन्ग का मतलब क्या, ऐसे करके फिलामेंट हमारा लंबा होता है, सिलेंडर का मतलब तिरछा होता है कहीं ना कहीं। अगर हमारा ये आप देखिए इस तरीके से, अगर ये हमारा ऊपर एंथर है तो ये इस तरीके से जाता है ऐसे करके तिरछा, लॉन्ग एंड सिलेंडर इसलिए हम इसको बोलते हैं, ओके। प्रॉक्सिमल एंड अटैच्ड टू हमारा थैलमस और पेटल, डिस्टल एंड हमारा एंथर से। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी क्या करा, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज ए थैलमस, ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या था, एंथर था, वो सॉरी हमारा क्या था, स्टेमन था। ये कंप्लीट स्टेमन का स्ट्रक्चर है कि नहीं है? है। तो एक होता है प्रॉक्सिमल एंड, तो पूरा का पूरा हमारा क्या है, ये फॉर एग्जांपल ये पूरा का पूरा हमारा स्टेमन है, ठीक है। तो जो फिलामेंट होता है उसमें ये होता है प्रॉक्सिमल एंड। क्या होता है? प्रॉक्सिमल का मतलब होता है जो पहले पड़ता है। तो प्रॉक्सिमल एंड हमारा अटैच्ड टू थैलेमस और पेटल, ठीक।
या तो थैलेमस से अटैच हो सकता है, या फिर फॉर एग्जांपल यहाँ पर पेटल है कोई, ठीक है, पेटल से हमारा इस तरीके से अटैच हो गया आके, तो ये भी हमारा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। और ये वाला बाद वाला, डिस्टल का मतलब बाद वाला, जो डिस्टल एंड होता है वो हमारा एंथर से जुड़ा होता है, यही लिखा हुआ था। एक एक चीज इस तरीके से मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा, कुछ भी रटाने वाला नहीं हूँ, ओके। तो देखिए, प्रॉक्सिमल एंड अटैच टू थैलेमस और पेटल, ठीक है। तो ये वाला हमारा नीचे वाला क्या होता है, यहाँ पर प्रॉक्सिमल एंड होता है, ऐसे कहीं ना कहीं थैलेमस होगा, उस पर अटैच होगा, डिस्टल एंड अटैच टू एंथर। अब हम पढ़ते हैं एंथर के बारे में। एंथर हमारा टर्मिनल होता है, कहीं ना कहीं फिलामेंट जो है जहां पर खत्म हुआ वहां पर हमारा एंथर लगा हुआ है। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, ईच लोब हैव टू थीका, डाइथीकस, लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप सेपरेट थीका। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊं, जो हमारा एंथर होता है, इतनी देर से मैं स्ट्रक्चर जो बना रहा हूँ आपने खुद ध्यान दिया होगा, इस तरीके से बना रहा हूँ, कहीं ना कहीं कैसे बना रहा हूँ, इस तरीके से। तो आप देख सकते हो, दिस इज लोब 1 एंड दिस इज लोब 2। तो हर एंथर के अंदर 2 लोब होते हैं। कितने लोब होते हैं? 2 लोब होते हैं, और हर लोब के अंदर 2 थीका होते हैं, तो टोटल 4 थीका होते हैं। देखिए मैं आपके लिए बनाता हूँ यहाँ पर, कहीं ना कहीं अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ, फॉर एग्जाम्पल अगर ये स्ट्रक्चर ऐसे है, ठीक है, और हम यहाँ पर हमने क्या करा, इसको इस तरीके से इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, सॉरी दिस इज ट्रांसवर्स सेक्शन, क्योंकि हमने ऐसे से काटा, लॉन्गिट्यूडनल तो खड़ा खड़ा होता है, दिस इज ट्रांसवर्स सेक्शन। अगर हमने इसे काटा इस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल हमने इस तरीके से इसको काटा, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर हमारे पास ऐसा आएगा, ठीक है, ये हमारा नीचे फिलामेंट चला गया। तो ये जब इस चीज़ को आप देखोगे, इसे देखोगे, तो वो आपको कुछ ऐसी दिखाई पड़ेगी, ठीक है। ये हमारा ऐसे करके जोड़ लो इसे, यहाँ पर ऐसे नीचे के लिए ले जाओगे तो कहीं ना कहीं वो पूरा का पूरा फिलामेंट दिखाई देगा। तो इतना हिस्सा, यानी कि इसको लोब 1 कह दो आप, और इसको लोब 2 कह दो। ये एक हिस्सा इधर वाला लोब 1 कहलाता है, इधर वाला लोब 2 कहलाता है। तो उसके अंदर एक थीका 1 एंड थीका 2, थीका 1 थीका 2। हर लोब के अंदर 2 थीका होता है। थीका का मतलब ये होता है ग्रुप ऑफ लेयर्स, आप इसको ये ऐसे समझ सकते हैं, ईच लोब, ठीक है, डायथीकस पर लोब, एनसीईआरटी कहती है डायथीकस पर लोब, क्या कहती है, डायथीकस पर लोब। हर लोब में 2 थीका होते हैं, आप देख सकते हैं। अगर ये हमारा इधर वाला हिस्से में 2 थीका है, इधर वाले हिस्से में भी 2 थीका है, इसलिए एनसीईआरटी कहती है डायथीकस पर लोब, ठीक है। इसका मतलब ये होता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव हमारी क्या करती है, सेपरेट करती है 2 थीका को। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर इस तरीके से बना रखा है, इसे अगर मैं ऐसे करके दिखाऊं आपको, ये फॉर एग्जाम्पल हमारा लोब 1 है, दिस इज लोब 2, ये थीका 1 थीका 2, थीका 1 थीका 2, इसे ऐसे करके कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक ग्रूव जाती है, ग्रूव का मतलब इस तरीके से एक गहराई लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ग्रूव कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव कहते हैं, जो कि सेपरेट करती है 2 थीका को। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है हमारी किसे सेपरेट करती है, थीका को। लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव सेपरेट थीका या फिर 2 थीका, ऐसे इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव किसको सेपरेट करती है, तो वो हमारी जो थीका लेयर्स होती हैं उनको सेपरेट करती है। अब आगे हम बढ़ते हैं। जो हमारा एंथर होता है 4 साइडेड स्ट्रक्चर होता है, मैं अभी बढ़ाऊंगा आपको, यहाँ पर बना के दिखाऊंगा। कंसिस्ट ऑफ 4 माइक्रोस्पोंजिया लोकेटेड एट कॉर्नर, ठीक है, जो हमारा टेट्रास्पोंजिएट होता है। मैं आपके लिए स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाता हूँ बना के। जो हमारा एंथर होता है, क्या होता है, एंथर का अगर मैं स्ट्रक्चर आपके लिए बनाऊं, देखिए बिल्कुल इजी सा स्ट्रक्चर बनाऊंगा, कोई कठिनाई नहीं होगी आपको, इस तरीके से। और ये मैं आपको बता दूं हुआ क्या है, मैंने जिस तरीके से ऐसे करके एंथर को उठाया, ऐसे इसका टीएस काटा, ट्रांसवर्स सेक्शन काटा, तो आपको क्या होगा, इस तरीके से एक चीज़ ऊपर दिखाई देगी, ठीक है, और दूसरा स्ट्रक्चर नीचे को आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, ये देखो, ये ऐसे करके देख सकते हैं आप, इसे 20 से ऐसे करके उड़ाया, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला जो हिस्सा है, अगर फॉर एग्जांपल ये ऐसे करके स्ट्रक्चर था हमारा एंथर का, इसे हमने ऐसे करके काटा और ऊपर का हिस्सा ऐसे करके देख रहे हैं इसका हम, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है उसे बना रहे हैं हम। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ हमारा क्या था, एंथर था, टीएस ऑफ यंग एंथर की बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जो हमारा एंथर होता है उसकी लेयर्स होती हैं कुछ, क्या होती हैं, लेयर्स होती हैं, ठीक है, आप ये ऐसे करके देख सकते हैं,
मैंने यहाँ पर डायग्राम बना भी रखा है ऑलरेडी आपके लिए, इसलिए यहाँ पर बना रहा हूँ कि यहाँ पर आपको याद हो जाए ये चीज़। थोड़ा तेज़ी से बना दे रहा हूँ। ठीक है, एक स्ट्रक्चर ये, फिर अंदर को भी लेयर होगी इसके। अंदर को भी स्ट्रक्चर होगा इसके। ठीक है, ये दूसरी लेयर है इसकी। कौन सी है? दूसरी लेयर। तो सबसे ऊपर वाली हमारी कहलाती है एपिडर्मिस। डर्मिस का मतलब होता है लेयर हमेशा, और एपी का मतलब ऊपर। और दूसरी वाली हमारी कहलाती है एंडोथीशियम। क्या कहलाती है? एंडोथीशियम लेयर कहलाती है। वो सब लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं रफली बना रहा हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे एकदम से नई चीज़ कोई लाके चिपका दी हो। कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, अब हमारी कोई लेयर आती है इस तरीके से, ऐसे करके गोल गोल स्ट्रक्चर है। अब ये पूरा नहीं जाती हैं, अब ये यहीं पे घूमेंगी खाली। ठीक है, वो 2 से 3 सेल तक थिक होती है इस तरीके से, एक के ऊपर एक सेल चढ़ा हुआ होता है इस तरीके से। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मिडिल लेयर। क्या कहते हैं? मिडिल लेयर। ये 1 से लेकर 3 सेल थिक हो सकती है। ठीक, हो सकती है। फिर इसके बाद हमारी एक लेयर आती है जिसको हम कहते हैं टैप्टम। क्या कहते हैं? टैप्टम। वो वाला स्ट्रक्चर आप देखना, ये रफली स्ट्रक्चर है, आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो वो वाला मैं दिखाऊंगा आपकी। फिर आता है अंदर इसके स्पोरोजिनस टिश्यू। इस तरीके से मास ऑफ सेल्स होता है जो एकदम कॉम्पैक्टली अरेंज होता है, जिसको हम कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यूज। ठीक है, तो ऐसे ये 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं पूरे। आप ये देख रहे हो, ये सर्कुलर सा स्ट्रक्चर जो बनकर यहाँ पर तैयार हुआ है। ठीक है, 1 स्ट्रक्चर, 2 स्ट्रक्चर, 3 स्ट्रक्चर, 4 स्ट्रक्चर। तो ये पूरा का पूरा जो लेयर्स होती हैं जिसके अंदर, और यहाँ पर अंदर जो स्पोरोजिनस टिश्यूज का पूरा ये ग्रुप है। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोंजिया कहलाता है। क्या कहलाता है? माइक्रोस्पोंजिया। तो यहाँ पर दूसरा, तीसरा, चौथा। तो हर एंथर के अंदर कितने? 4 माइक्रोस्पोंजिया होते हैं। तो ईच एंथर क्या होता है हमारा? एनसीईआरटी कहती है टेट्रा। अभी लिखा होता नोट्स में, मैंने नहीं बताया था। स्पोरेंजिएट क्या होती है? हमारा ईच एंथर इज टेट्रा स्पोरेंजिएट। टेट्रा का मतलब होता है 4, स्पोरेंजिएट का मतलब यहाँ पर 4 माइक्रोस्पोंजिया हर एंथर के अंदर प्रेजेंट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखो, एंथर हमारा टेट्रा स्पोंजिएट होता है, यानी कि हर एंथर के अंदर हमारी 4 माइक्रोस्पोंजिया होंगी। 1 2 3 4 ऐसे करके ये सर्कुलर। देखो 4 साइडेड स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर देखो 4 साइडेड स्ट्रक्चर है हमारा एंथर, कंसिस्ट ऑफ 4 माइक्रोस्पोंजिया। ओके, लोकेटेड एट कॉर्नर। हर कॉर्नर के ऊपर एक माइक्रोस्पोंजिया प्रेजेंट है। माइक्रोस्पोंजिया डेवलप इन पोलन सेक कंटेन पोलन ग्रेन। ठीक है, तो पोलन सेक के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, देखो कुछ अलग नहीं है यहाँ पर। एनसीईआरटी का अगर मैं एनसीईआरटी दिखा दूं आपको, यहाँ पर ये चीज़ एनसीईआरटी से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। एनसीईआरटी में डायग्राम है शायद, आई थिंक दिया हुआ इसका, ये देखो आप। ठीक है, ये इतने हिस्से को हम कहते हैं माइक्रोस्पोंजिया। 1 2 3 4, टोटल 4 माइक्रोस्पोंजिया। लेकिन ये पूरा का पूरा जो लोब होता है, ठीक है, ठीक, यहाँ पर बाद में यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या आप देख सकते हो, अभी मैंने आपके लिए लेयर्स बनाई। ठीक, जो लेयर्स थी यहाँ पर सबसे ऊपर थी एपिडर्मिस, एंडोथीसी, एपिडर्मिस थी, फिर थी हमारी एंडोथीशियम थी, उसके बाद मिडिल लेयर टैप्टम सब थी। तो यहाँ पर वो चीजें टूट गई। फिर ये कॉमन चैम्बर बन गया जिसको हम पोलन सैक कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलन सैक। सैक का मतलब तो बेसिकली बोरा होता है ना, लेकिन यहाँ पर ये कॉमन चैम्बर बन गया जहां पर क्या हमारे पोलन ग्रेन्स बने हुए। ये मैच्योर पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्वेश्चन में से डायग्राम में नहीं पूछते हैं। डायग्राम में क्या पूछते हैं? ये लेयर्स का हमारा अरेंजमेंट पूरा का पूरा पूछते हैं। ठीक, वो चीज इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर टीएस ऑफ यंग एंथर है, यंग एंथर स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोंजियम। तो यहाँ पर ये हमारा स्ट्रक्चर जो बना है माइक्रोस्पोंजिया का है, उसमें सबसे ऊपर की लेयर, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा, एक एक चीज। एपिडर्मिस है, एपिडर्मी, एपी का मतलब ऊपर, डर्मिस का मतलब लेयर, तो सबसे ऊपर की लेयर एंडोथीशियम। देखो कॉमन लेयर यहाँ पर क्यों बता रहे हैं, आप एक चीज ध्यान दे सकते हो। देखो ये ब्लू कलर से आई इस तरीके से, ये चारों की तरफ है। फिर हमारी एंडोथीशियम मैंने ब्लैक से बनाई, ये भी चारों माइक्रोस्पोंजिया की चारों ओर है। लेकिन आप देखोगे मिडिल लेयर और टैप्टम क्या है, वो इतने हिस्से में अलग होंगी, इतने में अलग होंगी, इतने में अलग होंगी,
फिर इतने में अलग होंगी। तो यहाँ पर 2 लेयर जो हैं पूरे के पूरे एंथर में कॉमन है, विच आर एपिडर्मिस एंड एंडोथीशियम। ठीक है, फिर आती है हमारी मिडिल लेयर जो कि 1 से लेकर 3 सेल थिक हो सकती है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ये चीज इंपॉर्टेंट आप याद रखना। फिर हमारी टेप्टम आती, मल्टी न्यूक्लिएटेड, कहीं ना कहीं इसके पास कई न्यूक्लियस हो सकते हैं। ठीक है, फिर उसके अंदर हमारे ये मास ऑफ सेल्स होते हैं कॉम्पैक्टली अरेंज, एनसीईआरटी कहती है कॉम्पैक्टली अरेंज मास ऑफ सेल्स, जिसको हम स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। टिश्यू का मतलब एक ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, तो इसमें होते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि हमारे डिप्लॉयड होते हैं। आगे जाकर इसमें मियोसिस होगी, तब जाकर हमारा पॉलन ग्रेन कहीं ना कहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हियर। इस पर क्वेश्चन पूछते हैं। लेयर्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन जो होगी मैं आपको पढ़कर बताऊंगा। नहीं, यहाँ पर इंफॉर्मेशन लेयर के बारे में नहीं है ज्यादा कुछ। हाँ, टेप्टम के ऊपर क्वेश्चन बनता है। देखो, सराउंडेड बाई 4 बॉल, इपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टेप्टम। बेसिकली हमारी जो माइक्रोस्पॉन्जियम होती है उसकी 4 लेयर्स होती हैं। इनका ऑर्डर ध्यान रखना, इपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड देन टेप्टम। अब हमारा आउटर 3 लेयर्स कौन सी होती है? प्रोटेक्शन एंड डेहिसेंस ऑफ एंथर का काम करती हैं। ठीक है, आउटर 3 लेयर में हमारा क्या एंडोथीसियम आ गई, फिर सबसे पहले हमारी एपिडर्मिस आ गई, एंडोथीसियम आ गई, फिर मिडिल लेयर। एक तो प्रोटेक्शन कर रहे हैं और दूसरी चीज डेहिसेंस। डेहिसेंस का मतलब क्या है? खुलना। एंथर जब खुलता है तो कहीं ना कहीं हमारा क्या होता है, तो आप ये देख लीजिए इस तरीके से, जब यहाँ पर ये ब्रेक हुई हमारी वॉल्स, ठीक है, एंथर खुला, तब जाकर यहाँ पर से पॉलन ग्रेन निकलेंगे। डेहिसेंस का मतलब होता है ओपनिंग। ठीक है, तो एंथर यहाँ पर से ओपन होता है, ये हमारी जो लेयर्स हैं हटती हैं, फिर हमारे पॉलन ग्रेन कम्स आउट। इनर मोस्ट हमारी जो लेयर है दैट इज टेप्टम, देखो नरिशेस डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। जो पॉलन ग्रेन बनता है उसे नरिश करती है, कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन देती है। डेंस साइटोप्लाज्म एंड मोर देन 1 न्यूक्लियस। अच्छा, एक बात बताइए, फॉर एग्जांपल एक सेल है, ठीक है, एक जनरल सी बात पूछता हूँ आपसे, देखता हूँ कितनी बायो आती है। फॉर एग्जांपल दिस इज ए सेल, यहाँ पर होता है इसका न्यूक्लियस, यार बहुत बड़ा बना दिया। ठीक है, जैसे ये सेल है और यहाँ पर ये हमारा न्यूक्लियस, इसके पास जेनेटिक मटेरियल है जो कुछ भी है। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा साइटोप्लाज्म होता है। अब आपको पता है साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? केमिकल्स प्लस वाटर। ठीक, ओके, तो यहां पर केमिकल रिएक्शन कहां होता है? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो जिस सेल को ज्यादा काम करना होता है तो उसमें क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा केमिकल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, क्योंकि जब केमिकल रिएक्शन ज्यादा कराना पड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसके लिए हमें केमिकल ज्यादा चाहिए होंगे। तो पानी में जब केमिकल ज्यादा आप कर दोगे तो वहां पर साइटोप्लाज्म जो होगा डेंस होगा कि नहीं डेंस होगा? डेंस हो जाएगा ना, डाइल्यूट थोड़ी ना होगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा। तो जो भी सेल जिसको ज्यादा काम करना पड़ता है, जिसके ऊपर भार ज्यादा है, तो उसका साइटोप्लाज्म हमेशा गाढ़ा होगा, डेंस होगा। ये 11th-12th की एनसीईआरटी में जहां पर भी आपको दिखे आप समझ जाना कि इसका डेंस क्यों है साइटोप्लाज्म। और दूसरी चीज ये है, हमारा जो न्यूक्लियस होता है, दिस इज द कंट्रोलर ऑफ सेल। ठीक, जब सेल के ऊपर ज्यादा काम पड़ता है तो वहां पर एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ पर जो हमारा टेप्टम होता है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारा जो पॉलन ग्रेन है, ठीक है, जो डेवलप करता है आगे जाकर, जो कि हमारा मेल गैमेटोफाइट है, जिसके अंदर मेल गैमेट होगा, ठीक है, उसे नरिशमेंट देता है, तो उसका साइटोप्लाज्म डेंस होगा। ठीक है, इसके सेल्स पर काफी भार है एंड मोर देन 1 न्यूक्लियस कैन बी प्रेजेंट। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में आपको याद रखना। यंग एंथर, अब कह रहे हैं सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोंजियम होमोजेनस सेल्स होते हैं जिसको हम स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। तो आप देख सकते हो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, दिस इज माइक्रोस्पोंजियम। ठीक, इसके ऐसे करके लेयर्स का अरेंजमेंट दे रखा है। एट द एंड सबसे सेंटर पर हमारा क्या है? हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू, एक हमारा कॉम्पैक्टली अरेंज मास ऑफ सेल्स होता है। ठीक है, जो कि एक से सेल्स हैं, होमोजीनियसली अरेंज। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? जहां पर एक प्रकार की चीजें रखी हो। फॉर एग्जांपल कोई सब्सटेंस है, जैसे शक्कर है, वो सारे के सारे शक्कर के दाने हैं अगर, तो वो होमोजीनियस सब्सटेंस हुआ ना। अगर उसमें शक्कर में पत्ती जोड़ दो देन हेट्रोजीनस। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारी कंट्री है, इट्स हेट्रोजीनस कंट्री, यहाँ पर हर धर्म के लोग, अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। ठीक है, तो हेट्रो का मतलब डिफरेंट, लेकिन यहाँ पर एक प्रकार के बहुत सारे सेल्स का एक ग्रुप है, तो जिसको हम स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। टिश्यू का मतलब बहुत सारे सेल्स हो गया। ठीक है, और हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है, वो तो आगे हम दिखाऊंगा आपको किस तरीके से क्या होता है वहां पर। अब मैं आपको बताता हूं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है। दिस डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इज कैपेबल टू गिविंग राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक, ईच वन इज पोटेंशियल पॉलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल, ठीक है, थ्रू मियोसिस कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अभी जब मैं आपको कॉपी पर ये चीज समझाऊंगा सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, अगर कुछ भी नहीं आया। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लो, तो थ्योरी में वो बात नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपके लिए क्या करा, अभी ऐसे स्ट्रक्चर बनाया थोड़ा सा, देखिए ये देखो, ये स्ट्रक्चर था हमारा।
यहाँ पर सब सेल थी, एपिडर्मिस थी, एंडोथीशियम थी, मिडल लेयर थी, टेप्टम थी, और अंदर यहाँ पर हमारे क्या थे, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट थे। क्या थे? सेल्स प्रेजेंट थे, जिसको फॉर एग्जांपल हमने क्या बोला, स्पोरोजिनस टिश्यू। टिश्यू का मतलब बहुत सारे सेल, और ये हमारे जो सेल्स होते हैं वो पॉलन मदर सेल कहलाते हैं। ठीक है, ये डिप्लॉइड सेल हैं, इनकी मियोसिस से अगर पॉलन ग्रेन बनने वाला है तो जाहिर सी बात, इसे हम पॉलन मदर सेल नहीं कह सकते। पॉलन मदर सेल का मतलब पॉलन की मदर कह दो कि जहां से पॉलन आने वाला है, ये भी कह सकते हो, या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी। ठीक है, इससे माइक्रोस्पोर भी बनता है। तो होता क्या है बेसिकली, जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉलन मदर सेल उठा लो आप, क्या उठा लो, पॉलन मदर सेल, उसकी होती है मियोसिस। क्या होती है? मियोसिस होती है। तो उससे क्या बनते हैं, 4 पॉलन मदर, यहाँ पर क्या बनते हैं जाके, इसे माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कह सकते हो। 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। क्या बनते हैं? ठीक है, और हर माइक्रोस्पोर की माइटोसिस से क्या एक पॉलन ग्रेन बन सकता है, इस तरीके से, ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन। ओके, ये चीज होती। तो देखो, ईच वन इज पोटेंशियल पॉलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहाँ पर जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात कर रहे हैं कि स्पोरोजिनस टिश्यू जो है कैपेबल टू गिविंग राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्राड। बेसिकली यहाँ पर टेट्राड इसे कह रहे हैं। टेट्राड का मतलब 4, मतलब पॉलन मदर सेल में जब मियोसिस होती है उससे हमारे 4 सेल बन जाते हैं इस तरीके से, माइक्रोस्पोर सेल। ठीक है, जिनको माइक्रोस्पोर टेट्राड कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि ईच वन इज पोटेंशियल पॉलन माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसके पास जितने भी हमारे सेल्स होते हैं, किसके पास, हमारा जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, ठीक है, सबके पास पोटेंशियल है कि सारे के सारे हमारे क्या बना सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं, पॉलन मदर सेल की तरह काम कर सकते हैं, या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह काम कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ, इतना हुआ, सिर्फ और सिर्फ कितना, इतना, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, यहां तक। इसका मतलब क्या है, पॉलन मदर सेल की मियोसिस से माइक्रोस्पोर बनना इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्योंकि यहां पर मियोसिस से हमारा क्या होता है, पॉलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर बना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एक बार फिर से आपको बता देता हूं, इसमें कुछ भी ऐसा कुछ नहीं। फॉर एग्जांपल एक सेल है जिसको पॉलन मदर सेल कह दो, डिप्लॉइड है, ठीक है, या फिर हमारा मेगास्पोर मदर सेल कह दो, इसकी मियोसिस हुई। ठीक है, 4 क्या बन गए हमारे, माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गए। क्या बन गए, माइक्रो स्पोर टेट्राड। तो इस पूरी की पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। पॉलन मदर सेल की मियोसिस से माइक्रोस्पोर का फॉर्म होना इस कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। में कुछ भी ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। अब हमारा आता है पॉलन ग्रेन। इस पर जितने भी स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, ये स्टार मार्क लगाओ, नोट लगाओ, 1000 के 2000 के नोट लगाओ यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्या कह रहा हूँ, सीबीएसई बोर्ड का फेवरेट टॉपिक है डायग्राम, और इसके हमारी यहाँ पर जो लेयर्स होती हैं, इनका काम किस तरीके से होता है, और यहाँ पर ये जो सेल्स दे रखे हैं दो, उनके बारे में डिटेल पूछते हैं। पॉलन ग्रेन हमारा क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट, देखो गैमेटोफाइट का मतलब होता है गैमेट बियरिंग स्ट्रक्चर। क्या गैमेट नहीं होता पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन इज नॉट ए गैमेट, इट्स ए गैमेट बियरिंग स्ट्रक्चर। क्योंकि जो हमारा पॉलन ग्रेन होगा उसके अंदर क्या होगा, मेल गैमेट होगा इसके अंदर, और स्पेरिकल होता है, 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, 2 लेयर्स होती हैं इसकी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैं आपको बताता हूँ। पहले तो एक डायग्राम दिखाता हूँ रफली आपको बना के। जब मेरे हाथ से आप चीजें देखते हो ना तो आपको याद होता होगा यार। एक एक चीज समझा दूंगा यार आप लोगों को, एक एक चीज। दिस इज एक्साइन। एक्साइन का मतलब सबसे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हमारी पॉलन ग्रेन। ओके, फिर आती है हमारी इंटाइन। ओके, एक हमारी पॉलन प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है। क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे ऊपर, इंटाइन, फिर एक्साइन होती है। और यहाँ पर 2 प्रकार के सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, 2 प्रकार के सेल्स होते हैं। दिस इज जनरेटिव सेल, एंड ऊपर वाला हमारा जिसके अंदर जनरेटिव सेल फ्लोट कर रहा है, विच इज कॉल्ड वेजिटेटिव सेल। देखो ऐसे है खेल, ये हमारा ये न्यूक्लियस है, इरेगुलर शेप न्यूक्लियस है किसका, पूरा का पूरा जो सेल है, दिस इज जनरेटिव सेल। इसके अंदर हमारा जो वेजिटेटिव सेल है, सॉरी बड़ा वाला जो है वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव का मतलब जिसके अंदर खाना स्टोर है। ठीक है, और ये हमारा जो जनरेटिव सेल है, दिस इज फ्लोटिंग इनसाइड वेजिटेटिव सेल। तो बड़ा वाला हमारा क्या है, दिस इज
वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल इसके अंदर फ्लोट कर रहा है। तो ये है, तो इसके बारे में हमने क्या पढ़ना है, जनरेटिव सेल की डिटेल पढ़ना है, वेजिटेटिव सेल की पढ़ना है, एक्साइन एंटाइन के बारे में पढ़ना है। यही चीज़ है, इस पर क्वेश्चन आता है। और ये हमारा डायग्राम है, यहाँ पर देख लेना, थोड़ा सही से बना दिया मैंने, ठीक है। तो होता क्या, जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर है इसको कहते हैं हम एक्साइन, तो सबसे बाहर लेयर होती है, मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर, विस्टेंट हाई टेम्परेचर एंड एसिड एंड एल्कली। तो यहाँ पर आपको बता रहे हैं जो हमारा क्या होता है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, दिस इज एक्साइन, और ये जिस सब्सटेंस की बनी होती है उसे हम स्पोरोपोलिन कहते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा है ये हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस में से एक है, ठीक है, क्योंकि इसे ना तो एल्कली का मतलब हमारा जो हार्ड बेस होता है, एसिड हो गया, कोई भी एंजाइम अभी तक ऐसा नहीं है जो पृथ्वी के ऊपर या फिर हमारी अर्थ पर जाना गया हो जो कि इसे स्पोरोपोलिन जो सब्सटेंस उसे गला सके। तो कहीं ना कहीं मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, ठीक है, बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले कि अगर हमें वो मिलते हैं क्या बोलते हैं पॉलन, तो वो कभी खराब नहीं होते, ठीक है। बहुत पुराने अगर हमारे पास पॉलन है या फिर आज रखो, हजारों साल बाद अगर आप पॉलन का इस्तेमाल करो जाके, तो वो ऐसे सच रहेंगे ना, क्योंकि नेचर ने उसके अराउंड एक ये प्रोटेक्टिव शील्ड दी है इन द फॉर्म ऑफ एक्साइन, जो कि स्पोरोपोलिन की बनी हुई है। इस पर क्वेश्चन पूछते हैं, एमसीक्यूज के फॉर्म में आता ही है कि पूछेंगे एक्साइन इज मेड अप ऑफ विच सब्सटेंस, स्पोरोपोलिन। या आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि हमारा मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर जो है हमारा, या फिर मटेरियल है, दिस इज स्पोरोपोलिन विद स्टैंड हाई टेम्परेचर, एसिड एंड एल्कली। ये सब चीजें काम ही नहीं करती इस पे, नो एंजाइम कैन डिग्रेड इट, कोई है ही नहीं एंजाइम ऐसा। एक्साइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर, जर्म पोर, स्पोरोपोलिन एब्सेंट। तो होता क्या बेसिकली, होता क्या है, कहीं पर क्या होता है हमारा इस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने रेड कलर से आपको दिखाया, यहाँ पर ये अपर्चर का मतलब ये है कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ डिजाइंस होती हैं, क्या होती हैं, डिजाइंस लाइक स्ट्रक्चर होता है। और एक जगह ऐसी होती है जहां पर जाके हमारी ये जो एक्साइन है वहां पर एब्सेंट हो जाती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एब्सेंट हो गई, तो इसके पीछे वाली ये हमारी इंटाइन इससे बाहर निकल आती है इन द फॉर्म ऑफ पॉलन ट्यूब। क्या, क्योंकि पॉलन ट्यूब आगे जाकर ग्रोथ करता है, क्या करता है, तो इंटाइन से हमारा पॉलन ट्यूब ग्रो होता है। लेकिन जाहिर सी बात, अब जब बहुत ही टफ चीज इसके अराउंड होगी तो बाहर निकल नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि पॉलन ट्यूब से होते हुए ही हमारे ये मेल गैमेट ऐसे करके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर पहुंचते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर ऐसे करके दिखाऊं मैं आपको, फिर से देखो यार, ऐसे करके देख लो, ये प्रोमिनेंट अपर्चर का मतलब क्या, कुछ डिजाइन्स होती हैं इसके अराउंड। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, इस तरीके से ये हमारा जो स्पोरोपोलिन का बना एक्साइन है वो एब्सेंट है। तो क्या होता है, यहीं पर से हमारी जो इंटाइन जो लेयर होती है अंदर वाली, दिस इज इंटाइन, ठीक है, ये बाहर को निकल आती है इन द फॉर्म ऑफ पॉलन ट्यूब, इसको पॉलन ट्यूब कहते हैं। बाद में क्या होता है, यहाँ पर हमारा मेल गैमेट जो होता है वो ऐसे करके आगे बढ़ता चला जाता है और हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर इंसर्ट। सो यहाँ पर हम पॉलन ग्रेन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन में अब तक हमने क्या देख लिया है, पॉलन ग्रेन में बेसिकली मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ स्ट्रक्चर, कुछ ज़्यादा नहीं, 3-4 चीज़ें ही पढ़ना है यहाँ पर हमें। इस तरीके से क्या होता है, हमारा पॉलन ग्रेन होता है, सबसे ऊपर की जो लेयर होती है उसमें कहीं ना कहीं ऐसे करके डिज़ाइन शो कर सकते हैं आप। क्या शो कर सकते हैं, डिज़ाइन। प्रोमिनेंट अपर्चर का मतलब कहीं ना कहीं कुछ डिज़ाइन होती है, दिस इज एक्साइन। तो एक्साइन के बारे में मैंने आपको बता दिया। अंदर हमारी है इंटाइन, जिसके बारे में अभी हमें पढ़ना है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, उसके बारे में कोई ऐसी डिटेल नहीं दे रखी। ये हमारा वेजिटेटिव सेल है, जबकि इसके अंदर जो सेल फ्लोट करता होता है दिस इज कॉल्ड जनरेटिव सेल, ठीक है। और ये बड़ा वाला हमारा वेजिटेटिव सेल, इन दोनों के बारे में डिटेल पढ़ना है। जबकि एक्साइन हमने फिनिश कर ली और इंटाइन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ आप ध्यान रखना, जहाँ पर इस तरीके से एक्साइन आकर ये एब्सेंट हो जाती है, दिस इज कॉल्ड जर्म पोर। क्या कहलाता है, जर्म पोर का मतलब जहाँ पर स्पोरोपोलिन या फिर एक्साइन एब्सेंट होती है, जिससे आगे जाकर इन फ्यूचर हमारा क्या होता है, पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होता है। थोड़ा सा अगर मैं आपको और अच्छे से चीज़ें क्लियर कर दूँ, देखिए दिमाग में बैठ जाएगा आपके इस तरीके से। ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको हम कार्पेल कहते हैं, ओके, कोई शक है इसके अंदर नहीं, ओके। इसके ऊपर हमारा क्या होता है, पॉलन ग्रेन लैंड करता है आकर इस तरीके से। ये हमारी एक्साइन, यहाँ पर होगा जर्म पोर कहीं ना कहीं, ठीक है। तो जर्म पोर के पास में क्या होता है, इंटाइन पानी को एब्जॉर्ब करती है और इस तरीके से पॉलन ट्यूब बना देती है। और पॉलन ट्यूब इसके अंदर, ये हमारा ये हो गया स्टिग्मा, स्टिग्मा के ऊपर हमारा पॉलन जो ग्रेन होता है वो लैंड करता है आगे, जबकि स्टाइल के अंदर होते होते यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉलन वो होता है हमारा ओव्यूल, फिर ओव्यूल के अंदर ये ऐसे एंटर करता है और इसके यहाँ पर क्या होते हैं, हमारे मेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर छोड़ दिए जाते हैं इन ओव्यूल, ठीक है। ओव्यूल के अंदर भी हमारा जो एम्ब्रियो सैक होता है, फीमेल गैमेटोफाइट, या फिर जिसको हम एम्ब्रियो सैक ही कहते हैं, ओके, उसके अंदर जाकर ये छोड़े जाते हैं। तो ये चीज़ होती है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो इंटाइन होती है उसके अंदर से हमारा क्या निकलता है, पॉलन ट्यूब निकलता है।
डायग्राम्स आपको और चीज़ें क्लियर होंगी। एग्जाइन मैंने आपको बता दिया, ये ध्यान रखना, स्पोरोपोलिन जहाँ पर एब्सेंट होता है दैट इज कॉल्ड जर्म पोर। अब इंटाइन के बारे में कह रहे हैं, इंटाइन इज इनर वॉल, थिन एंड कॉन्टिन्यूस लेयर ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। बेसिकली होता क्या है, जैसे यहाँ पर अगर ये एग्जाइन आप देखोगे, यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है, इसमें इस तरीके से डिजाइंस है और हमारे कहीं ना कहीं पर्चेस बने हुए हैं, जबकि हमारी अंदर वाली आप लेयर देखोगे, ये वाली, ये कॉन्टिन्यूस होती है पूरी तरीके से गोल होती है, ठीक है। बाद में ये तो वाटर एब्जॉर्ब करती है कहीं ना कहीं, ये वो बनाती है, पर यहाँ पर पॉलन ट्यूब बनता है, वो मैंने दिखा दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर सेल्यूलोज और पेक्टिन का होने का एक कहीं ना कहीं फ़ायदा है, क्योंकि सेल्यूलोज और पेक्टिन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। तो इंटाइन कहीं ना कहीं क्या कर सकती है, पानी को एब्जॉर्ब कर सकती है और इस तरीके से पॉलन फूल जाती है और पॉलन ट्यूब बनता चला जाता है। अब साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो सिंपली हमारा आप ये देख सकते हो, ये हमारी वेजिटेटिव सेल, ये जनरेटिव सेल, दोनों किससे सराउंडेड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले ये लेयर हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, फिर इंटाइन, फिर एक्साइन होती है इसके ऊपर। तो ये हमारा पॉलन ट्यूब। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर वो है वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल के बीच में कंपैरिजन। तो वेजिटेटिव सेल हमारा बड़ा होता है, क्या होता है, वेजिटेटिव सेल बड़ा होता है। वेजिटेटिव सेल कौन सा है यहाँ पर, जिसका हमारा इरेगुलर शेप न्यूक्लियस होता है, ये वाला। जबकि जनरेटिव सेल छोटा सा होता है, ये स्पिंडल शेप जो हमारा होता है, और ये वेजिटेटिव सेल के अंदर फ्लोट करता होता है। तो अबंडेंट फूड रिजर्व, तो वेजिटेटिव का मतलब बेसिकली कहीं ना कहीं खाने से रिलेटेड आप मान सकते हैं। इसके अंदर अच्छा खासा खाना रिजर्व होता है मेल गैमेट के नरिशमेंट के लिए। और हमारा जनरेटिव सेल छोटा होता है, आप खुद ही देख सकते हो, स्पिंडल शेप छोटा होता है। फ्लोट इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर फ्लोट करता है। स्पिंडल शेप होता है हमारा, ये वेजिटेटिव सेल है स्पिंडल शेप। डेंस साइटोप्लाज्म होता है, डेंस साइटोप्लाज्म का मतलब कहीं ना कहीं जो जनरेटिव सेल है उसके पास हमारे मेल गैमेट्स हैं, ठीक है, मेन काम इन्हीं के ऊपर है, ठीक है। तो जहाँ पर सेल के ऊपर काम ज़्यादा होता है, लोड ज़्यादा होता है, वहाँ पर हमारे केमिकल रिएक्शन ज़्यादा करना पड़ता है, इसलिए वहाँ पर अगर केमिकल ज़्यादा होगा तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और हमारा जो सेल होगा वो डेंस साइटोप्लाज्म वाला बन जाता है। इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस होता है हमारा, ठीक है, वेजिटेटिव सेल के अंदर। अब तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट दे रखा है, एनसीईआरटी में था इसलिए मैंने इसे इंक्लूड किया। तो यहाँ पर एनसीईआरटी कहती है 60% हमारे एंजियोस्पर्म ऐसे होते हैं जिसके अंदर पॉलन शेड एट 2 सेल स्टेज, बेसिकली पॉलिनेशन जो होती है 2 सेल स्टेज पर होती है, जबकि 40% के अंदर 3 सेल स्टेज पर होती है। पॉलिनेशन का अगर आपको मतलब नहीं पता, मैं आपको बता दूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस तरीके से हमारा क्या बना हुआ है, थैलेमस है, थैलेमस के ऊपर हमारा फीमेल प्रोडक्टिव ऑर्गन, ये कार्पेल बना हुआ, ये हमारा क्या हो गया, बेसिकली ये हमारा स्टेमन हो गया। तो दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दिस इज फीमेल। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एंथर के अंदर हमारा क्या बनेगा, पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन उठकर कहाँ आएगा, स्टिग्मा पर आएगा। तो पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पर आना इज कॉल्ड पॉलिनेशन। क्या कहलाता है, पॉलिनेशन। ये पूरी की पूरी प्रोसेस पॉलिनेशन कहलाती है। तो पॉलिनेशन के बारे में एनसीईआरटी कहती है तो 60% एंजियोस्पर्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर 2 सेल स्टेज पर होता है। क्या 2 सेल स्टेज का मतलब बेसिकली क्या होता है, मैं आपको दिखाऊं। इस तरीके से अगर आप देखो तो यहाँ पर जो हमारा पॉलन ग्रेन होता है उसमें एक तो वेजिटेटिव सेल होता है बड़ा वाला, छोटा वाला क्या होता है, जनरेटिव सेल। मैंने यहाँ पर लेयर्स नहीं दिखाई, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक न्यूक्लियस होता है हमारा किसका, वेजिटेटिव सेल का, दूसरा हमारा किसका होता है, जनरेटिव सेल का। तो ये हमारा 2 सेल स्टेज हो गया। लेकिन क्या होता है, बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब कितना बचा, 40% का जो केस होता है उसमें क्या होता है, यहाँ पर माइटोसिस हो जाती है। माइटोसिस कहाँ होती है, जनरेटिव सेल के अंदर। और जनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है इस तरीके से वो 2 हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, 2। इसके अंदर जनरेटिव सेल के अंदर जब माइटोसिस होती है तो एक से क्या हो जाते हैं, अगर फॉर एग्जांपल इस तरीके से था, ये इसमें हुई माइटोसिस, तो यहाँ पर ये 2 मेल गैमेट तैयार हो जाते हैं, ठीक। एट द एंड कितने, 40% हमारे ऐसे होते हैं जिनके अंदर 3 सेल स्टेज। तो ये कहीं ना कहीं याद कर लो, आप रट लो कि 60% में हमारी पॉलिनेशन होती है 2 सेल स्टेज पे, 2 सेल स्टेज में ज़्यादा होती है, जबकि 40% में क्या होती है, 3 सेल स्टेज के अंदर ही। तो ओव्यूल एंड मेगास्पोरेंजियम की अगर हम बात करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा दूर से लेकर चलता हूँ। देखिए, अगर ये हमारा क्या है, इस तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको हम क्या कहते हैं, कार्पेल कह दो, एनसीईआरटी कभी पिस्टिल भी कहती है इसे, 2 नाम होते हैं इसके, ओके। तो होता क्या है बेसिकली, यहाँ पर हमारा इस तरीके से ये हमारे ओवरी के अंदर कुछ ऐसे चैम्बर बने होते हैं। क्या बने होते हैं, चैम्बर।
हर चीज़ याद भी नहीं करना, बता दूंगा क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो इन चैम्बर को हम लोक्यूल कहते हैं, क्या कहते हैं, लोक्यूल। और ये वॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इनको हम कहते हैं प्लेसेंटा। क्या कहते हैं, जैसे आपने टमाटर खाया होगा, टमाटर को काटो इस तरीके से आपको चैम्बर दिखाई देते हैं, तो ये प्लेसेंटा होता है। और ये चैम्बर जो रूम अंदर छोटे छोटे दिखते हैं वो लोक्यूल होते हैं। और इसी के अंदर कहीं ना कहीं इस तरीके से हमारा ओव्यूल लगा होता है इस प्लेसेंटा के ऊपर, ठीक है। तो मैं आपको अगर इधर दिखाऊं निकाल कर, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज अ प्लेसेंटा, ऐसे करके समझो यार, दूर से अगर चलेंगे चीज़ों को पता चलेगा कहाँ पर क्या चीज़ है। तो ये हमारा हो गया प्लेसेंटा। अब ये एक डंडी दिख रही है आपको, इसको हम फनिकल कहते हैं, फनिकल कह दो, फनिकल कह दो, ठीक है। और ये जो होता है वो तो ओव्यूल है हमारा। तो ये फनिकल और ओव्यूल का पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जो होता है उसे हम हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइलम। तो एक क्वेश्चन बनेगा इससे, ठीक है, हाइलम से, और दूसरा क्वेश्चन बनेगा फनिकल से। फनिकल इज ए स्टॉक, ठीक है, जो कनेक्ट करती है कहीं ना कहीं प्लेसेंटा और ओव्यूल को, जबकि हाइलम इज पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन फनिकल एंड ओव्यूल। हाइलम एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है यहाँ पर, तो वो फनिकल और ओव्यूल को जोड़ रहा है, जबकि फनिकल हमारी एक स्टॉक है, डंडी है, जो कि प्लेसेंटा और ओव्यूल को जोड़ती है। इस पर क्वेश्चन बनेगा, थ्योरी में लिख रखा है मैंने, ठीक है। तो ओव्यूल के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, जो प्रॉपर स्ट्रक्चर हमारा एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, उसकी अगर हम बात करें वो कुछ ऐसा है, ठीक है। थोड़ा प्रॉपरली बना लूँ मैं आपके लिए, ओके। कोई ऐसा सच कठिन तो है नहीं, मैं सोच थोड़ा सही बने, क्योंकि ठीक है, ओके। तो इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं इस तरीके से। अब जैसे इन्होंने इसके अंदर एम्ब्रियो सेक दिखा दिया, चलो कोई बात नहीं, एम्ब्रियो सेक दिखा दो। तो होता क्या, मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें समझा दूँ, एनसीईआरटी का डायग्राम सब समझ में आ जाएगा। दिस इज फनिकल। फनिकल का मतलब क्या होता है, डंडी होती है जो कि पूरा का पूरा ओव्यूल है उसे जोड़ती है किससे, प्लेसेंटा से। यहाँ कहीं प्लेसेंटा रहा होगा, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, मैं बता देता हूँ। दिस इज प्लेसेंटा और फनिकल, ठीक है। और ये हमारा पूरा का पूरा ओव्यूल है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होगा फनिकल और ओव्यूल के बीच में, तो उसे हम हाइलम कहते हैं। देखो इस डायग्राम से आपको कितनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इस तरीके से हमारा क्या प्लेसेंटा लगा हुआ है, और ये हमारा क्या फनिकल यानी कि डंडी, ठीक। और यहाँ पर बीच में आया हाइलम, जिसने हमारा ओव्यूल और फनिकल को जोड़ दिया, ठीक है। देखो हाइलम है, फनिकल और ओव्यूल को जिसने जोड़ दिया। तो ये सबसे बाहर दो लेयर्स होती हैं, एक होती है आउटर इंटेग्यूमेंट, इंटेग्यूमेंट का मतलब होता है लेयर, ठीक है। दूसरी होती है इनर इंटेग्यूमेंट, इंटेग्यूमेंट एनसीईआरटी के डायग्राम में भी दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, आप ऊपर का हिस्सा जो देखोगे यहाँ पर हमारी इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होती है, यानी कि लेयर्स नहीं होती है, ऊपर का हिस्सा खुला हुआ होता है, क्योंकि यहीं से हमारा पॉलन ट्यूब घुसता है। तो इस रीजन को हम कहते हैं माइक्रोपाइल एंड। क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल एंड या माइक्रोपाइल रीजन, यहाँ से पॉलन ट्यूब घुसता है। और माइक्रोपाइल का जो अपोजिट होता है दैट इज कॉल्ड चैलेजल एंड। क्या कहलाता है, देखो एक हो गया माइक्रोपाइल एंड, दूसरा हो गया चैलेजल एंड, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे करके न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। क्या न्यूक्लियस हमारे डिप्लॉयड टिश्यूज होते हैं, क्या होते हैं, डिप्लॉयड टिश्यूज होते हैं, ओके। और यहाँ पर एनसीईआरटी ने ये हमारा एम्ब्रियो सेक दे रखा है। क्या दे रखा है, एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक हमारा क्या होता है, फीमेल वो फीमेल गैमेटोफाइट होता है। जिस तरीके से पॉलन ग्रेन हमारा होता है मेल गैमेटोफाइट, उसके अंदर हमारे मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि ये एम्ब्रियो सेक हमारा क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट होता है। इसका स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी ने थोड़ा आगे के दे रखा। तो नॉर्मली यहाँ पर क्या होता है अगर मैं बताऊँ, ठीक, कि जैसे यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस का मतलब ऐसे डिप्लॉयड टिश्यूज जिनकी मियोसिस से कहीं ना कहीं आगे जाकर मियोसिस एंड माइटोसिस से हमारा क्या एम्ब्रियो सेक बनने वाला है, ठीक। तो यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो कोई एक जो होता है वो थोड़ा बड़ा न्यूक्लियस होता है, यानी कि थोड़ा हेल्दी न्यूक्लियस होता है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल लो यहाँ पर अगर मैं आपको बना के दिखाऊँ इस तरीके से, लो ऐसे करके देख लो ऐसे समझ लो। यहाँ पर बहुत सारे क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। एक यहाँ पर ये न्यूक्लियस थोड़ा बड़ा है, ठीक है, ये हेल्दी न्यूक्लियस है थोड़ा सा। तो है तो सारे के सारे डिप्लॉयड। तो जो सबसे ज्यादा बड़ा न्यूक्लियस होता है वो हमारा पॉलन मदर, सॉरी हम क्या कर रहे हैं, पॉलन नहीं, मेगास्पोर मदर सेल की तरह काम करता है। मेगास्पोर मदर सेल, क्योंकि इससे मेगास्पोर बनेगा। वहां पर माइक्रोस्पोर बनता है इन केस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव जो हमारा ऑर्गन होता है एंथर के अंदर, माइक्रोस्पोर बनता है, फिर पॉलन ग्रेन बनता है, यहाँ मेगास्पोर बनता है, फिर ओव्यूल बनता है जाकर, ठीक। तो ये चीज होती है। तो होता ही ये भी हमारा डिप्लॉयड है, कहीं ना कहीं इसके अंदर मियोसिस होगी, मियोसिस से हमारा क्या बनेगा, मेगास्पोर बनेगा, फिर मेगास्पोर की माइटोसिस से हमारा एम्ब्रियो सेक तैयार हो जाता है, ठीक है। तो इन्होंने मेगास्पोर मदर सेल ना दिखाकर सीधा का सीधा हमारा एम्ब्रियो सेक दिखा दिया। आप इजीली बना सकते हैं, डायग्राम एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, ठीक।
फनिकल, हाइलम, फिर यहाँ पर ये इंटेगुमेंट 2 दिखाना, ये न्यूक्लियस दिखाना, कुछ इसमें है ही नहीं ऐसा, रॉकेट साइंस थोड़ी याद करने वाली, न्यूक्लियस और ये बड़ा सा एक एम्ब्रियोसेक दिखा देना आप, ठीक। तो ये चीज़ दे रखी। अब यहाँ पर कुछ डिटेल्स हैं जो पढ़ने वाली हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो डायग्राम में पॉसिबल चीज़ें थी मैंने बता दी। देखो ये यहाँ पर बनाओ डायग्राम, आप देख लो, एज सच इसके नोट्स में अपलोड कर दूंगा, आप पढ़ लेना। हाइलम, यहाँ पर ये फनिकल आ गई, ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ ऊपर प्लेसेंटा रहा होगा। प्लेसेंटा हमारा क्या करता है इस तरीके से, देखो 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 देखो, थोड़ा अच्छे से समझाता है, देखो समझाना ही तो है यार, पेज अगर गंदा भी हो जाए तो जाने दो। इस तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लो, ऐसे करके मान लो, इफ दिस इज प्लेसेंटा, ठीक, ओके। अगर ये हमारा प्लेसेंटा है तो ये हमारी जो स्टॉक है डंडी, दिस इज फनिकल, ओके। और यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, तो इसे हम हाइलम कहेंगे, जबकि ये हमारा ओव्यूल हो गया। तो फनिकल और ओव्यूल को जोड़ता है हाइलम, तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कहते हैं, इसे याद रखना, क्वेश्चन पूछते हैं। और फनिकल क्या होती है, इज ए स्टॉक, ठीक है, और ये वॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है प्लेसेंटा, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर होता है, ये तो याद ही करना पड़ेगा आपको। तो अब हम पढ़ लेते हैं। ओव्यूल इज स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू प्लेसेंटा बाय मींस ऑफ स्टॉक। कहीं ना कहीं ओव्यूल प्लेसेंटा से जुड़ा होता है कि स्टॉक के थ्रू, विच इज कॉल्ड फनिकल। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा क्या है, दिस इज ओव्यूल, ठीक, और हमारा ये एक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फनिकल है। फनिकल का मतलब कहीं ना कहीं एक प्रकार की डंडी है, स्टॉक है, ठीक है, जो कि हमारी क्या करती, प्लेसेंटा और ओव्यूल को जोड़ती है, ये एनसीईआरटी कह रही है। ओव्यूल इज स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू प्लेसेंटा बाय मींस ऑफ स्टॉक। कहीं ओव्यूल और प्लेसेंटा को कौन जोड़ता है, फनिकल जोड़ती है। अब करें द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फनिकल विद ओव्यूल हाइलम कहलाता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इस तरीके से, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन फनिकल एंड ओव्यूल, इस तरीके से हमारा हाइलम कहलाता है। ईच ओव्यूल हैज 1 और 2 प्रोटेक्टिव एनवेलप, इंटेगुमेंट कहते हैं। कहीं ना कहीं जो लेयर्स होती हैं, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, 2 होती हैं, ठीक है। इनक्लोज विद इन इंटेगुमेंट मास ऑफ सेल न्यूक्लियस कहलाता है। अबंडेंट फूड रिजर्व, यहाँ पर बहुत सारा फूड होता है, जाहिर सी बात है, ठीक है। और ये हमारे डिप्लॉयड होते हैं, ओके, मैंने आपको बताया। इन्हीं में से किसी एक की, फॉर एग्जांपल मेगास्पोर मदर सेल की तरह काम करता है, उसकी मियोसिस होती है और सीधा आगे क्या बन जाता है, जाके एम्ब्रियोसेक फॉर्म हो जाता है। इंटेगुमेंट इन सर्कल न्यूक्लियस एक्सेप्ट एट टिप स्मॉल ओपनिंग, जो हमारी होती है माइक्रोपाइल कहलाती है। आप ये देख सकते हैं इंटेगुमेंट सब जगह प्रेजेंट है, ऊपर के हिस्से पर नहीं प्रेजेंट है। तो जहां पर इंटेगुमेंट एब्सेंट होती है उसे माइक्रोपाइल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, हम माइक्रोपाइल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। फिर अपोजिट ऑफ माइक्रोपाइल इज चैलेजल एंड, तो मैंने उसके उल्टा बताया था, चैलेजल होता है। लोकेटेड इन न्यूक्लियस, हमारा एम्ब्रियोसेक होता है जिसको फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। गैमेटोफाइट का मतलब ये मत समझना गैमेट, ठीक है। गैमेटोफाइट का मतलब होता है गैमेट बियरिंग स्ट्रक्चर, जिसके अंदर गैमेट होता है। एम्ब्रियोसेक के अंदर, यहाँ पर ये डायग्राम दे रखा है, इसके पास गैमेट होंगे, ठीक है, ना कि ये गैमेट है, ओके। ओव्यूल है सिंगल एम्ब्रियोसेक फ्रॉम मेगास्पोर। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, हमारा जो ओव्यूल होता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक हमारा यहाँ पर क्या होता है, एम्ब्रियोसेक प्रेजेंट होता है, इस तरीके से जो एनसीईआरटी ने आपको दिखा रखा है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं घुस रहा हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा कोई यहाँ पर हार्ड क्वेश्चन आता ही नहीं है। अब एम्ब्रियोसेक का जो स्ट्रक्चर है वो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं आपको समझा देता हूँ, मैं यहाँ पर रफली बनाऊँगा, फिर ये जो बना हुआ वो दिखा दूंगा। कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, प्रैक्टिस करा करो डायग्राम्स की, ठीक है। जब आप खुद बना कर देखोगे एक एक डायग्राम को 5-5 6-6 बार, तो ऑटोमेटिकली फिर हाथ से निकलने लगता है, मतलब हाथ से बनने लगता है, खुद ब खुद हाथ उधर जाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऐसे रफली दिखाता हूँ। 3 ऊपर को सेल्स दे रखे, ठीक है, जिनको एंटीपोडल कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल्स कहते हैं, ओके। ये हमारे एंटीपोडल सेल्स कहलाते हैं। फिर यहाँ पर हमारे दे रखे होते हैं 3, ओके। ये 2 तो एक से होते हैं, दीज आर कॉल्ड सिनर्जिट्स। और ये हमारा एग सेल कहलाता है। एग सेल का मतलब फीमेल गैमेट, क्या फीमेल गैमेट, ये रहा हमारा, ये हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड तो सारे होंगे ना, गैमेट तो हमेशा हैप्लॉइड होता, पूरा स्ट्रक्चर हैप्लॉइड होगा। यहाँ पर हमारे 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। और ये मेरा सेंट्रल सेल कहलाता है, ओके। तो यहाँ पर टोटल 7 सेल होते हैं। कितने, 7 सेल होते हैं। किसके पास, एम्ब्रियोसेक के पास में। एम्ब्रियोसेक हमारा है क्या, ये तो बताओ, फीमेल गैमेटोफाइट, ओके। एम्ब्रियोसेक के पास कितने सेल होते हैं, 7 गिना दूं, 3 एंटीपोडल, ओके, 1 सेंट्रल सेल 4, 2 सिनर्जिड 6 और 1 एक्सेल 7। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर क्या बनता है, 7 सेल बनता है, ठीक है। कितना सेल बनता है, 7, ओके। और यहाँ पर न्यूक्लियस कितने होते हैं, 8,
जाहिर सी बात है जो सेंट्रल सेल उसके पास 2 हैं, देखो 3 न्यूक्लियस 6 और 2 8, ठीक है। और 7 सेल को बनाने के लिए 6 साइटोकाइनेसिस लगती हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछेंगे कि कितनी साइटोकाइनेसिस लगती है इन 7 सेल्स को बनाने के लिए, तो 7 सेल को बनाने के लिए 6। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास एक रूम है इस तरीके से, तो इसको 2 रूम बनाने के लिए आप कितनी बॉल खींचोगे, एक, समझ रहे हो, 2 रूम बनाने के लिए आपको एक अंदर बॉल खींची, 2 रूम बन गए। तो इसी तरीके से जब आप 7 सेल बनाओगे, ठीक है, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 6 साइटोकाइनेसिस या फिर 6 इस तरीके से बॉल खींच देना, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक फॉर एग्जाम्पल ये सारे न्यूक्लियस एक जगह पर होंगे, फिर इनके चारों ओर इस तरीके से हमने ऐसे ये साइटोप्लाज्म को इन्हें इंक्लोज करा, ठीक है, बाउंड्री दी, ठीक है, तो उसे हम साइटोकाइनेसिस कह रहे हैं। तो यहाँ पर कितने टोटल 6 यहाँ पर साइटोकाइनेसिस लगती हैं। ओके, एक चीज़ ये 7 सेल हैं, 8 न्यूक्लियस हैं और 6 साइटोकाइनेसिस लगती हैं, ठीक है। ये चीज़ हमारी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो ये आप याद रखना। तो यहाँ पर ये डायग्राम दे रखा, आप इसे देख सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं, एनसीईआरटी का फॉलो कर सकते हैं। तो ये एंटीपोडल सेल हो गए जो कि हमारे चैलिज़ल एंड पर होते हैं। कहाँ पर होते हैं? चैलिज़ल एंड पर। ये पोलर न्यूक्लियाई हो गए, सेंट्रल सेल, हमारा एग सेल और 2 साइनर्जिड्स हो गए, ठीक है। और माइक्रोपाइल एंड के साइड पर हमारा ये होता है, और क्या होता है? साइनर्जिड्स। इसकी भी एक इंपॉर्टेंस है कि हमारा माइक्रोपाइल एंड की तरफ ही क्यों होता है, मैं अभी बता दूंगा, कभी नहीं भूलोगे। यहाँ पर मैंने सेलुलर थिकनिंग फिलीफॉर्म एपरेटस की बात की है। देखो कुछ चीज़ मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा समझाता हूँ ताकि दिमाग में कंसेप्ट बने। क्या बने? आपके दिमाग में कंसेप्ट बने। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर इस तरीके से स्ट्रक्चर लिया फीमेल गैमेटोफाइट का, किसका? एम्ब्रियो सेक का, ठीक है। अगर ये एम्ब्रियो सेक है, देखो ये एंटीपोडल सेल होगा, ठीक है, और ये हमारे माइक्रोपाइल एंड पर है। ओके, ये हमारे क्या होगा? यहाँ पर ये साइनर्जिड होगा और ये एग सेल हो गया, ठीक, और यहाँ पर ये पोलर न्यूक्लियाई हो गए सेंट्रल सेल के। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से रेड से दिखाता हूँ, कुछ यहाँ पर इस तरीके से क्या होते हैं, हमारे सेलुलर थिकनिंग प्रेजेंट होती है। क्या होती है? सेलुलर थिकनिंग। इनका नाम ध्यान रखना, थिकनिंग, जिनको हम फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है? गाइड करता है। एनसीईआरटी कहती है गाइड्स द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। तो बेसिकली होता क्या है, हमारी जो पॉलन ट्यूब होता है हमारा, इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, 2 अपने अंदर मेल गैमेट्स लाता है। कितना लाता है? 2 मेल गैमेट्स लाता है। और यहाँ पर से जहाँ पर ये फुलीफॉर्म एपरेटस है साइनर्जिड्स के अंदर, तो साइनर्जिड के अंदर एंट्री करता है। क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, कौन से ऐसे सेल के अंदर? यहाँ पर जो हमारा एम्ब्रियो सेल है उसके अंदर कौन से सेल में? एंटीपोडल सेल में, एग सेल के अंदर, साइनर्जिड के अंदर, सेंट्रल सेल के अंदर, कौन सा भला ऐसा सेल है जिसके अंदर हमारा पॉलन ट्यूब घुसता है? तो आप कह देना साइनर्जिड। और वो भी कौन मदद करता है घुसने में? जो हमारी फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं, इस तरीके से इनके अंदर घुसता है, ठीक है। तो ये 2 इस तरीके से हमारे न्यूक्लियस होते हैं, 2 मेल गैमेट्स होते हैं, तो दोनों को कहीं ना कहीं, और यहाँ पर इस तरीके से सॉरी यहाँ पर छोड़ता है लाके इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर छोड़ता है, एक चला जाता है एग सेल के पास में और दूसरा जाता है सेंट्रल सेल के पास में। तो सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज हो जाता है, ओके, और दूसरा एग सेल के साथ में। जब एग सेल के साथ में फ्यूज होता है तो यहाँ पर बनता है आगे जाकर जाइगोट, ठीक है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जब फ्यूज होता है तो 2 न्यूक्लियस थे, एक और आ गया, तो यहाँ पर ट्रिप्लॉइड एक एंडोस्पर्म फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? एंडोस्पर्म फॉर्म होता है, ओके। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कह दो आप, इस तरीके से ये फॉर्म होता है जाकर, ठीक। तो ये चीज़ यहाँ पर बनती है जाकर। मैं यहाँ पर इसलिए बताया, कहीं ना कहीं आपके कंसेप्ट भी दिमाग में होना चाहिए कि होता क्या, एक्चुअली आपको पता ही नहीं है। देखो इस तरीके से अगर हमारा क्या है, ये डायग्राम दे रखा है, ठीक है, तो पॉलन ग्रेन कहाँ? यहाँ पर लैंड करेगा, ठीक। तो अगर ये इंटाइन है, इंटाइन के अंदर से किस तरीके से ये पॉलन ट्यूब निकलेगा, ठीक। और यहाँ पर कितने? 2 मेल गैमेट होंगे। और ये हमारा क्या बना हुआ है? स्ट्रक्चर किसका? स्ट्रक्चर किसका बना हुआ है? ये ओव्यूल का बना हुआ है, ओके। ओव्यूल का अगर बना हुआ है तो ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एम्ब्रियो सेक के अंदर ही तो होता है। अगर यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रक्चर दे रखा है, ये हमारा साइनर्जिड्स होंगे, पीछे एग सेल होगा, तो साइनर्जिड के पास क्या होंगे? फिलीफॉर्म एपरेटस, जो कि इसे अंदर जाने देंगे। अब दोनों गैमेट छोड़ेगा, एक तो एग सेल के पास चला जाएगा, दूसरा हमारा सेंट्रल सेल के पास। एग सेल से फ्यूज करेगा, मेल गैमेट तो बनेगा जाइगोट, यहाँ पर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म हो जाता है। तो ये होता है, ठीक है। तो डायग्राम आप इस तरीके से याद कर सकते हो, उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक। एंटीपोडल जो सेल्स हैं वो चैलिज़ल एंड पर होते हैं। माइक्रोपाइल एंड पर क्यों होते हैं? क्योंकि माइक्रोपाइल एंड ही ऐसा था जहां पर से पॉलन ट्यूब घुस सकता है। आप देख सकते हो यहाँ पर इंटेगुमेंट नहीं है, इधर से थोड़ी घुस सकता है।
तो इसीलिए हमने क्या करा है, सॉरी हमने तो नहीं, नेचर ने क्या करा है कि जो हमारा साइनर्जिड्स हैं वो किधर रखे हैं, माइक्रोपाइलेंट की तरफ से, ताकि ईजिली इस तरीके से पोलन ट्यूब आए साइड से और इसके अंदर जा सकता है। और एक मेल गैमेट जाएगा एक सेल के पास, दूसरा जाएगा हमारे पास यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई किसके, सेंट्रल सेल के। ठीक है, तो ये होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विच इज पॉलिनेशन।